साथियों नमस्कार। प्रिपरेशन फॉर हिस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। हम सिंधु सभ्यता का समग्रता से अध्ययन कर रहे थे। हमें जान रहे थे कि ये जो हड़प्पा सभ्यता है, सिंधु सभ्यता है, इसके पिछली क्लास में हमने राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक दशाओं का विवरण दिया था। इससे पूर्व हमने वहां की भौगोलिक स्थिति, वहां के नगर नियोजन और वहां की कला और शिल्प पर विस्तृत क्लास आप लोगों के लिए रिकॉर्ड की है। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन क्लासेज को जरूर देखें। अगर आप उन क्लासेज को देखेंगे तो आपको आज की क्लास बहुत ही अच्छे से समझ में आएगी। तो आज के सेशन की हम शुरुआत करते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोगों का विदेशी सभ्यताओं के साथ संबंध और उनका धार्मिक जीवन तथा उनके पतन के कारण। आज का सेशन थोड़ा बड़ा हो सकता है क्योंकि आज हड़प्पा के लिए अंतिम सेशन है और आज के सेशन के बाद हड़प्पा सभ्यता में आपका कोई डाउट नहीं रह जाएगा। उसके बाद हम एक नया लेसन शुरू करेंगे, वैदिक सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता का जो बचा हुआ सिलेबस है, जिसमें हमने आज के दिन जो निर्धारित किया है वो विदेशी सभ्यताओं के साथ क्या संबंध रहे हैं हड़प्पा के लोगों के, इसके विषय में जानने का प्रयास करेंगे। तो समय ना गंवाते हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। और देखिए, लक्ष्य कोई भी आपके हौसले से बड़ा नहीं, हारा वही जो हिम्मत से लड़ा नहीं। इन्हीं मोटिवेशनल थॉट्स के साथ हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। मेसोपोटामिया और फारस की खाड़ी के साथ संबंध। सबसे पहले हम देखते हैं विदेशी संबंधों में मेसोपोटामिया और फारस की खाड़ी के साथ क्या संबंध रहे सिंधु घाटी के सभ्यता के लोगों के। उस शहर के व्यापारियों द्वारा, यानी युवा शहर के व्यापारियों द्वारा लाए जाने वाले कुछ दस्तावेज पाए गए हैं। यहाँ पर दूसरे शहर से लाए जाने वाले व्यापारियों के कुछ दस्तावेज पाए गए हैं, जिनके हिसाब से यह अनुमान लगाया जाता है कि सिंधु कालीन लोगों का संबंध विदेशी सभ्यता के लोगों से रहा होगा। ये इस काल की ओर संकेत करते हैं कि उसके व्यापारी मेलुहा यानी सिंधु नदी के क्षेत्र से, मेलुहा सिंधु को कहा गया है, सिंधु नदी के क्षेत्र से तांबा यानी गोमेद, हाथी दांत, सीपी और वैदर्य मणि, मोती और आभूषण जैसी कीमती वस्तुओं का आयात और निर्यात करते रहे होंगे। हड़प्पा सभ्यता की बस्तियों में मेसोपोटामिया की बहुत कम वस्तुएं पाई गई हैं। यह इस तथ्य से स्पष्ट किया जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता है, उसकी बस्तियों में मेसोपोटामिया के बहुत कम तथ्य पाए गए हैं। और इस बात से स्पष्ट हो जाता है कि परंपरागत रूप से मेसोपोटामिया के लोग कपड़े, ऊन और खुशबूदार तेल, चमड़े के उत्पाद बाहर बेचते थे। वो अपने यहाँ से कपड़े बेचते थे, ऊन बेचते थे, चमड़े बेचते थे और खुशबूदार जो उनके उत्पाद होते थे वो शायद सिंधु सभ्यता के लोगों के लिए बेचते रहे होंगे। ये सभी वस्तुएं जल्दी नष्ट हो जाती हैं, इसलिए ये वस्तुओं के प्रमाण हमारे पास नहीं है। इस कारण इनके अवशेष नहीं मिले हैं। मेसोपोटामिया से शायद चांदी भी निर्यात किया जाता था। जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, कहा जाता है, अनुमान लगाया जाता है कि शायद वहां से चांदी का भी आयात किया जाता रहा होगा। विनिमय के पुरातात्विक प्रमाण। देखिए, विनिमय जो था उसके हमारे पास जो पुरातात्विक प्रमाण है, हम उनके विषय में जानते हैं कि हमारे पास विनिमय के लिए जो पुरातात्विक प्रमाण हैं वो कौन कौन से पुरातात्विक प्रमाण हैं, उन प्रमाणों के विषय में आज जानने का प्रयास करेंगे। हमारी क्लास को आपको ध्यान पूर्वक सुनना है। उसके बाद आप सारी क्लासेस जब सिंधु सभ्यता की देख लेंगे, आपका कोई भी डाउट ऐसा नहीं होगा जिसको क्लियर ना किया गया हो।
सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। मैंने कई बार आपको बताया और सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि यहाँ की भव्यता को देखकर आप कहीं आश्चर्य में ना पड़ जाएं कि उस समय जब मानव कुछ नहीं जानता था तो इतनी भव्य सभ्यता कैसे हो सकती है। लेकिन हमारे जो वर्तमान समय में जो भव्यता है उससे भी कहीं ज्यादा सिंधु सभ्यता के समय में रही है। तो अब हम जो पुरातात्विक प्रमाण हैं उनके विषय में जानते हैं। मेसोपोटामिया के अलग अलग नगरों से विशिष्ट हड़प्पा कालीन मुहरें मिलती हैं। मतलब अलग प्रकार की जो विशिष्ट हड़प्पा के समय की मुहरें मिलती हैं। हमें कहां से? मेसोपोटामिया से। मेसोपोटामिया की शाही कब्रों में, जो राजसी कब्रें थी जिनमें राजा लोग दफनाए जाते थे, उनमें हड़प्पा के शंख और इंद्रगोप के मनके मिले हैं। ये हाल ही में फारस की खाड़ी के फैलका और बहरीन जैसे प्राचीन स्थानों में भी हड़प्पा कालीन मोहरें पाई गई हैं। फारस की खाड़ी में, बहरीन में भी ये मोहरें पाई गई हैं, ठीक है, और फैलका में भी पाई गई हैं। बहरीन जैसे प्राचीन स्थानों में भी हड़प्पा कालीन मोहरें पाई गई हैं। सिंधु के चौसर के नमूने 1/2 या 3/6 या 4/5 ये मेसोपोटामिया के उर यानी निप्पुर तेल, देखो क्या क्या वहां से मिला है, उर, तेल, अस्पर, इन शहरों में पाए गए हैं। फारस की खाड़ी और मेसोपोटामिया में हड़प्पा कालीन तौल बांट भी पाए गए हैं। जो फारस की खाड़ी है वहां पर हड़प्पा के समय के क्या पाए गए हैं? बांट पाए गए हैं और तौलने की इकाई पाई गई है। हड़प्पा सभ्यता की बस्तियों में मेसोपोटामिया की बहुत ही कम वस्तुएं पाई गई हैं। लोथल में एक बेलनाकार छोटी मोहर पाई गई है। बेलन समझते ही हैं, महिलाएं जिनसे रोटियां बेलती हैं। बेलते तो आजकल पुरुष भी हैं। तो बेलनाकार छोटी मोहरें पाई गई हैं। लगता है कि ये मोहरें फारस की खाड़ी के बंदरगाहों से लाई गई हैं। लोथल में बन के आकार के तांबे के ढले हुए धातु पिंड भी पाए गए हैं। ये फारस की खाड़ी के द्वीपों या सूसा में पाई गई मोहरों से मिलते जुलते रहे होंगे। जो सूसा में मोहरें पाई गई हैं और जो फारस की खाड़ी में मोहरें पाई गई हैं उनसे मिलते जुलते रहे होंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्लास का बताया गया सारा मटेरियल समझ में आ रहा होगा, और यदि आ रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम विनिमय के लिखित प्रमाण के विषय में देखते हैं। विनिमय के लिखित प्रमाण क्या क्या थे। मेसोपोटामिया में स्थित अक्काद के प्रसिद्ध सम्राट सारगन ने 2350 ईसा पूर्व का यह दावा किया था कि दिलमुन यानी मगन और मेलुहा के जहाज उसकी राजधानी में लंगर डालते थे। मेलुहा सिंधु नदी के आसपास के इलाके को कहा गया है। उर शहर के व्यापारियों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले कुछ अन्य दस्तावेज भी पाए गए हैं। मेसोपोटामिया के आरंभिक साहित्य में मेलुहा के व्यापारिक समुदाय का जिक्र है जो मेसोपोटामिया में रहता था। व्यापारिक समुदाय वह समुदाय होता है जिसका काम केवल व्यापार होता है। मेसोपोटामिया के एक अन्य लिखित दस्तावेज में मेलुहा की भाषा के सरकारी दुभाषीय का जिक्र है। जो सरकारी दुभाषिया भी होता था, जो 2 भाषाओं का ज्ञान रखता था, और जो राजसी लोग होते थे
उनको दूसरों की भाषा समझ करके सांकेतिक भाषा में बताता भी था। अब हम बात करते हैं आयात की जाने वाली वस्तुएं। जो टिन है वो ईरान से, मध्य एशिया से, अफगानिस्तान से आयात किया जाता था। ईरान, मध्य एशिया और अफगानिस्तान से टिन आयात किया जाता था सिंधु सभ्यता के लोगों द्वारा। तांबा, खेजड़ी की खान राजस्थान से और बलोचिस्तान से भी आयात किया जाता था। चांदी ईरान से लेते थे और अफगानिस्तान से भी। सोना अफगानिस्तान और दक्षिणी भारत, कर्नाटक से आयात किया जाता था। लाजवर्द ये बदख्शा यानी अफगानिस्तान में, मेसोपोटामिया से और ईरान से वो किया जाता था। फिरोजा भी ईरान से आयात किया जाता था। सीसा ईरान से और राजस्थान से, अफगानिस्तान से एवं दक्षिणी भारत से, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु वाले क्षेत्र से। उसके बाद शिलाजीत। शिलाजीत का आजकल आप नाम बहुत सुन रहे होंगे, यह हिमालय क्षेत्र से आयातित किया जाता था। नील रत्न ये बदख्शा यानी अफगानिस्तान से आयात किया जाता था। शंख एवं कौड़ियां यह सौराष्ट्र से, जो गुजरात में है, सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिणी भारत से आयात किया जाता था। सेल खड़ी ये बलोचिस्तान या राजस्थान, गुजरात से आयात किया जाता था। साथियों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी क्लास समझ में आ रही होगी। आज हम सिंधु सभ्यता के लोगों के धार्मिक जीवन के विषय में विस्तृत प्रकाश डालेंगे। हड़प्पा कालीन लोगों के धार्मिक जीवन के संबंध में हमारी जानकारी बहुत ही सीमित और अस्पष्ट है। हमारी जो जानकारी है उनके धार्मिक जीवन के विषय में वो बहुत सीमित है और स्पष्ट रूप से नहीं है। जो समकालीन मोहरों, जो उनके उस समय के मोहरों या ठप्पों पर या मिट्टी और धातु की बनी मूर्तियों पर या शवाधानों, जिन शवाधान तो समझते ही हैं, शवाधानों एवं उससे संबंधित स्थानों पर आधारित है। हम उनकी धार्मिक स्थिति का पता सिर्फ किस किस चीजों से लगा सकते हैं? उनके उस समय की मोहरों और मोहरों के ठप्पों से, मिट्टी की धातु से बनी मूर्तियों से, शवाधानों से, उनसे संबंधित स्थानों पर आधारित है। हम इन्हीं के माध्यम से उनके धार्मिक जीवन का अनुमान लगा सकते हैं कि और हमारे पास कोई स्थायी तथ्य नहीं है। कालीबंगा जो राजस्थान में है और लोथल जो गुजरात में है के उत्खननों के परिणाम स्वरूप कई अग्निकुंड और अग्नि वेदिकाएं मिली हैं। इससे यह पता चलता है कि इस समय के लोग यज्ञ भी करते रहे होंगे या अनुष्ठान भी करते रहे होंगे। राजस्थान तथा गुजरात के क्षेत्र में अग्नि पूजा तथा यज्ञ पूजा का प्रचलन रहा होगा, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। सैंधव निवासी ईश्वर की पूजा, मानव की पूजा एवं वृक्ष की पूजा तथा पशु की भी पूजा करते थे। जो ईश्वर है उसको 3 रूपों में पूजा करते थे, मानव, वृक्ष और पशु। इस सभ्यता के लोग भूत प्रेत, तंत्र मंत्र आदि से आज में बहुत गहरा विश्वास रखते थे। आज के समय में भी गांवों में आपने देखा होगा कि भूत प्रेत और तंत्र मंत्र पर ज्यादा भरोसा करते हैं लोग और समय पे उपचार ना कराने की बजाय भूत प्रेतों के चक्कर में लगे रहते हैं, इसलिए उनकी बीमारियां बढ़ती चली जाती हैं। ऐसे ही भूत प्रेत, जादू टोना मंत्र ये सब का प्रचलन था। तबीजों के आधार पर जादू टोने में विश्वास करते थे।
तथा कुछ जगहों की मोहरें जैसे चनहूदड़ों में बलि प्रथा के दृश्य अंकित होने के आधार पर बलि प्रथा का भी अनुमान लगाया जाता है। यहाँ पर यह अनुमान लगाया जाता है चनहूदड़ों की मोहरों में बलि प्रथा के को अंकित किया गया है। इस वजह से यह अनुमान भी लगाया जाता है कि इस समय के लोग बलि प्रथा भी करते रहे होंगे या इस समय बलि प्रथा रही होगी। बलि प्रथा जानते ही आप, ईश्वर की आस्था के नाम पर जानवरों या मनुष्यों को काट कर चढ़ाया जाता है। लोग मात्र देवी और रुद्र देवता यानी पशुपतिनाथ शिव की लिंग और योनि आदि की पूजा करते थे। हड़प्पा वासी वृक्ष, पशु सहित पक्षी, नाग इत्यादि की भी पूजा करते थे। विशाल स्नानागार का प्रयोग संभवतः धार्मिक अनुष्ठान, जो विशाल स्नानागार है, सार्वजनिक स्नानागार, उसका प्रयोग जो है धार्मिक अनुष्ठान एवं सूर्य पूजा में होता रहा होगा। कालीबंगा से प्राप्त अग्निकुंड के साक्ष्य के आधार पर यह कहा जा सकता है कि अग्नि जो वास्तविक ओम आदि की पूजा की जाती रही होगी। स्वास्तिक, ठीक है, जो अग्नि है उसकी तथा स्वास्तिक आदि की पूजा की जाती रही होगी। स्वास्तिक और चक्र सूर्य के पूजा के प्रतीक थे। स्वास्तिक और चक्र जो थे वो आज किस चीज के प्रतीक थे? सूर्य की पूजा के प्रतीक थे, स्वास्तिक और चक्र। सैंधववासी पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। ये जो सिंधु सभ्यता के लोग थे ये पुनर्जन्म में भी विश्वास करते थे। इसलिए मृत्यु के बाद दाह संस्कार के 3 तरीके प्रचलित थे: पूर्व समाधान, आंशिक समाधान एवं कलश समाधान। इनके धार्मिक दृष्टिकोण का आधार इहलैकिक, जो इनका धार्मिक दृष्टिकोण था वो इहलैकिक कम तथा व्यवहारिक अधिक था। मूर्ति पूजा का आरंभ संभवतः सिंधु सभ्यता से ही हुआ होगा। इतिहासकारों का अनुमान है कि जो मूर्ति पूजा है इसका आरंभ सिंधु सभ्यता से ही रहा हुआ होगा। हड़प्पा से प्राप्त एक मणि मूर्ति में स्त्री के गर्भ से एक पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है जो उर्वरता की देवी का प्रतीक है। जो स्त्री के गर्भ से एक पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है वो किस चीज का प्रतीक है? उर्वरता की देवी का प्रतीक है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर पर 3 मुख वाला एक पुरुष ध्यान की मुद्रा में बैठा हुआ है। एक ऐसा पुरुष है जिसके 3 मुंह हैं और वो किस अवस्था में बैठा है? ध्यान की मुद्रा में बैठा हुआ है। इसके सिर पर 3 सींग हैं। उसके बाईं ओर एक गैंडा और भैंसा है तथा दाईं ओर एक हाथी और एक व्याघ्र यानी बाघ है, यानी हिरण है। व्याघ्र किसको कहा गया है? हिरण को। इस चित्र से ऐसा प्रतीत होता है या हमें ऐसा पता चलता है कि आज के भगवान शिव की पूजा उस समय पशुपति के रूप में होती रही होगी। वृक्ष पूजा के प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर बने पीपल की डालों के मध्य देवता से मिलता है। मोहनजोदड़ो से हमें एक सील यानी जो एक मोहर है उस पर बने पीपल के पेड़ में के डालों के जो बीच में एक देवता से होता है। चनहूदड़ो में एक मोहर मिली है जिसमें लिंग बाहर किए गए सांड एक झुकी हुई मानव आकृति के साथ दिखाया गया है। यह निश्चित रूप से अभिजन पंथ के प्रति विश्वास का सूचक है। ईश्वर पर आस्था इस समय के लोगों की अधिक थी। इस समय के लोग ईश्वरीय शक्तियों पर अधिक भरोसा करते थे।
हड़प्पा की मोहरों पर एक अन्य महत्वपूर्ण जानवर जिसे एक शिंगी जिसे हम एक श्रृंगी कहते हैं वह चित्रित रूप में मिलता है। एक घोड़े का जैसा जानवर है, लेकिन इतिहासकार इस पे एक मत नहीं है कि वो घोड़ा ही है, जिसके सिर के बीच एक सींग निकली हुई है। इसीलिए इतिहासकार थोड़ा सा इस बात को नहीं मान रहे हैं कि यह घोड़ा ही है, क्योंकि घोड़ा के सींग नहीं होती। इस जानवर के सामने एक विचित्र वस्तु दिखाई देती है जो कि किसी अन्य जानवर से मिलती जुलती नहीं है। ये जो जानवर है इसके पास में एक अलग प्रकार की वस्तु दिखाई देती है जो किसी जानवर से मिलती जुलती नहीं है। इस चित्र में एक पिंजरी जैसी वस्तु है जो एक दंड से लटक रही है। दंड समझते हैं आप लोग? दंड के बीच में एक कटोरे जैसी वस्तु है। हमें इस वस्तु का प्रयोजन ज्ञात नहीं है। इसकी पहचान पवित्र हौदे अथवा धूप दान के रूप में की गई है। एक श्रृंगी यानी मिथकीय पशु था जो संभवतः इसकी उपासना की जाती रही होगी। ये मिथक पशु था, पशु नहीं रहा होगा। शायद इसकी उपासना या पूजा की जाती रही होगी उस समय। सर जॉन मार्शल के अनुसार सिंधु सभ्यता के लोगों के धर्म में अनेक ऐसी बातें हैं जिनसे मिलती जुलती बातें हमें अन्य देशों में भी मिल सकती हैं, किंतु आधुनिक युग के प्रचलित हिंदू धर्म से भेद करना कठिन प्रतीत होता है। इनकी सारी व्यवस्थाएं उस समय के हिंदू धर्म से, वर्तमान के हिंदू धर्म से मिलती जुलती हैं, तो यह अनुमान लगाया जा सकता है कि ये हिंदू धर्म से ही रिलेटेड रहे होंगे। आइए अब जानते हैं हड़प्पा सभ्यता के लोगों के पतन के कारण इतनी बड़ी सभ्यता, इतना बड़ा सब कुछ, उसका विशाल साम्राज्य, और वो पतित कैसे हो गई, पतन उसका कैसे हो गया, वो क्या कारण थे जिनकी वजह से इतनी बड़ी सभ्यता विनष्ट हो गई। उन कारणों के विषय में जानने का प्रयास करेंगे, और जो कि अगली क्लास में हम ये जानेंगे कि सिंधु सभ्यता के जो हड़प्पा सभ्यता है उसमें क्या कारण हुए कि हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। इस भाग में हमने जाना सिंधु सभ्यता का विदेशी सभ्यताओं के साथ संबंध एवं धार्मिक जीवन। तो आज की क्लास में बस इतना ही। कल की क्लास में हम जानेंगे सिंधु सभ्यता के लोगों के पतन का कारण, इतनी बड़ी सभ्यता कैसे विनष्ट हो गई, इसके विषय में जानेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे हमारा भी मनोबल बढ़ेगा और हम नए नए वीडियोस या ऑडियोज के जरिए इतिहास को एकदम सरल रूप में आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आपको सिर्फ हमारे चैनल प्रिपरेशन फॉर हिस्ट्री को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है। धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलें।